हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सबको पता है कि आपका चैनल टारगेट एसएससी यूट्यूब चैनल पे बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स का हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। वैसे भाई बहन, वैसे बच्चे जिनको बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आता है या मैथ से डरते हैं, उनके लिए ये बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनका विशेष ध्यान रखा गया है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ यहाँ पे बताया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। साथियों, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग अभी वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, जिसमें से 1.1 कंप्लीट कर लिए हैं, 1.2 कंप्लीट कर लिए हैं, उदाहरण को कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो उसे अवश्य करें और उस तीनों क्लास को करने के बाद आप अपना रिस्पॉन्स, आप अपना जो भी ओपिनियन है अवश्य दें। साथियों, सबसे पहले किसी भी क्लास को करने से पहले उसके पीछे के क्लास को करना आवश्यक होता है। जैसे मैं आज कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा या कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो काफ़ी सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पिछले क्लास में बता दिया है, तो उस सब चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे पढ़ाया जाता है। इसलिए आप पीछे के क्लास को अवश्य देखें, उससे अवश्य करें। साथियों, आप ये विश्वास करना कि आपको उस लेवल की तैयारी कराई जाएगी कि आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको मैथ्स में एक बेहतर स्कोर दिलाने की गारंटी मैं लेता हूँ। जितना कहा जाए, जितना कराया जाए, बस उतना ही करना है। उससे आपको एक भी चीज़ अधिक नहीं करना है। आपको जितना बताया जाता है, जितना यहाँ दिया जाता है, जितना कहा जाता है, उतना ही कीजिए। उससे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्लास होने वाला है, अभी वास्तविक संख्या ही चल रहा है, आगे के 1 से 2 क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथियों, एक बात मानना, आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल, प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर एग्जामिनर कुछ दे या न दे, लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा क्वेश्चन है। आपका 2 नंबर क्लियर होने वाला है। सिर्फ एक क्वेश्चन वो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, अच्छा से समझना है। बिल्कुल मैं बारीकी से और बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। पहले उस क्वेश्चन को करने के पहले एक प्रमेय है हमारे चैप्टर 1 में 1.3। प्रमेय ये है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है और P जो है a² को विभाजित करती है तो P a को विभाजित करेगी, और एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि a² को कौन विभाजित कर रहा है, P। a² को कौन विभाजित कर रहा है, P। एक बात बताइए, a यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक बता दिए हैं, 2 होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब आप कोई भी एक पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी एक पूर्णांक ले लीजिए। मान लीजिए आपको मन है कि हम लेते हैं 4, ठीक है। 4 है। अब कह रहा है कि आप 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। हमने माना पूर्णांक a का जो मान है हमने 4 लिया, ठीक है। a का मान 4। देखो, इसके कहने का मतलब है कि ये जो a² है इसको p विभाजित कर रहा है, ठीक है, पूरा विभाजित कर रहा है। तो ये जो p है वो a को भी विभाजित करेगा। अब हमने यहाँ पर अगर a बराबर 4 रखा तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16। अब 16 को अगर क्या विभाजित, 4 डिवाइड कर रहा है, 16 को 4 डिवाइड करेगा, 16 को 4 डिवाइड करेगा, 4 के स्क्वायर 16 को 4 डिवाइड करेगा। तो एक बात बताइए, a² को ये डिवाइड कर रहा है तो क्या a को भी ये 4 डिवाइड करेगा। इस प्रमेय का कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी संख्या लीजिए, उसका वर्ग कीजिए, वर्ग करते हैं तो उसको जो संख्या डिवाइड या विभाजित कर रहा है उसके वर्गमूल को भी करेगा। मतलब यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर है, इसको क्या होता है, 3 विभाजित कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 3 पूरा विभाजित कर देगा। तो 3 के स्क्वायर को 9 को 3 विभाजित कर रहा है
तो 3 को भी 3 विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है किसी भी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित कर रहा है तो उस संख्या को भी करेगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25। 25 को अगर 5 विभाजित कर रहा है ना तो 5 को भी करेगा। 25 को 5 विभाजित कर रहा है तो 5 को भी 5 विभाजित करेगा। कहने का मतलब यही है इस प्रमेय का। अब देखिए मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 2 एक संख्या है, 2 के स्क्वायर होता है 4। 2 के स्क्वायर को अगर 2 विभाजित कर रहा है, 2 के स्क्वायर को अगर 2 विभाजित कर रहा है तो 2 को भी 2 पूरा पूरा विभाजित करता है। ये सभी धनात्मक पूर्णांकों पर ये लागू होता है। तो इसका किस तरह से हम यूज करने वाले हैं आप आगे देखिएगा। अब जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में 1.4 प्रमेय करके लिखा होगा, लेकिन आपके एग्जाम में सीधे सीधे वो क्वेश्चन के रूप में आता है। क्वेश्चन क्या होता है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं बिल्कुल उसका जो प्रोसेस रखने वाला हूँ बिल्कुल ओपन रहेगा, मतलब कि बिल्कुल एकदम उसको विस्तार से बताया जाएगा, जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे, कमज़ोर से कमज़ोर भाई बहन अगर वो देख रहे हैं तो उनका भी क्लियर हो जाए। बस स्टेप पे ध्यान रखना है। प्रमेय 1.4 है या उसको हम क्वेश्चन देकर ही लिखते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, कि √2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि सिद्ध करें। क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन आता है। मैं टाइप वाइज कराऊंगा। आपके बुक में इधर उधर दिया है, कैसे भी दिया है, लेकिन मैं आपको टाइप वाइज कराऊंगा। और यहाँ पे √2 है, आगे आपको √3 मिल जाए, √5 मिल जाए, √7 मिल जाए। रूट के अंदर कोई भी एक संख्या मिल जाती है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे उसका अलग नहीं बताऊंगा। प्लस वाले संख्या को कैसे करेंगे अलग बताऊंगा, माइनस वाले को कैसे करेंगे अलग बताऊंगा। तो बिल्कुल टाइप वाइज बताऊंगा। अगर यहाँ पे मैंने √2 बता दिया और आगे 3 + √2 बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए एक बार इस टाइप का, फिर अगले टाइप का, टाइप वाइज पढ़ेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में तुरंत वहाँ पे कंटेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन से कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे बनेगा। सबसे पहले हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा क्या मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम √2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। अब उसको आगे प्रोसेस में लेंगे तो वहाँ पे आगे जाएंगे तो हमारा √2 जो परिमेय संख्या है उसका कुछ जो होता है लिमिटेशन, अगर उसको वो फॉलो कर रहा है, अगर वो फॉलो करता तो परिमेय संख्या होता, लेकिन परिमेय के अपोजिट जा रहा है इसलिए वो क्या हो जाता है, अपरिमेय। सारी बातों को इग्नोर करते हुए बिल्कुल यहाँ फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे हल करना है, ठीक है। हल में क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा कर चुके हैं पहले क्लास में। वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q एक पूर्णांक होता है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और P और Q सहअभाज्य होता है। यहाँ पे देखिए माना कि √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अगर ये है तो क्या हम √2 अगर परिमेय संख्या है तो √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 बराबर P/Q। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 बराबर P/Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए P और Q के बारे में क्या होता है कि Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर किसी भी संख्या के नीचे में हम 0 लगाते हैं तो वो रिजल्ट हमको इनफाइनाइट मतलब अनंत देता है। जैसे आप 1/0 लिखते हैं तो क्या होता है, अनंत हो जाता है। इसलिए कभी भी Q 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे P तथा Q सहअभाज्य संख्या। P तथा Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है।
इसके कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इधर हमको आगे लिखना होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब क्या है, अच्छा संख्या दो को हम बताते हैं यहाँ पे, आपको एक बताते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, एक बताते हैं अभाज्य संख्या और एक इधर बताते हैं हम आपको यहाँ पे भाज्य संख्या कि अभाज्य क्या है और भाज्य क्या है। इन दोनों संख्याओं के बारे में आपको बताते हैं। अब अभाज्य के बारे में समझिएगा, वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। और भाज्य वैसी संख्या जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे, उसके अलावा एक और संख्या से कटे। मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन अभाज्य के एक खुद और एक, बस एक खुद से कटेगा और एक से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है क्या चीज़, 2, फिर 3, 5, 7, 11। भाज्य में सबसे छोटा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 9, ठीक है। अब देखिए जब 2 को तोड़िएगा तो अब क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 1। 5 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 1। 7 को क्या लिखेंगे, 7 गुना 1। 11 को 11 गुना 1। तीनों में दिख रहे हैं ना, जितना भी संख्या क्या आ रहा है, एक वो संख्या और केवल 1, एक वही संख्या जिसका फैक्टर कर है एक वो और 1, बस इतना ही आएगा। लेकिन जब 4 को यहाँ पे ये जो भाज्य संख्या को आप तोड़िएगा तो क्या आएगा, 4 को तोड़िएगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। यहाँ पे देखिए खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और एक और एक्स्ट्रा संख्या से कट रहा है। खुद से भी कट रहा है, यहाँ पे 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, एक्स्ट्रा संख्या से भी कट रहा है। तो ये क्या कहलाता है, भाज्य। भाज्य में अंतर क्या है, अभाज्य 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, लेकिन भाज्य 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, उसके अलावा भी संख्या से कट रहा है, तो ये भाज्य कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सहअभाज्य मान लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, 16 लेते हैं, ठीक है, 9 और 16, ठीक है। अब बताइए कि 9 और 16 में हम दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं। 9 को तोड़ेंगे कैसे लिखेंगे, 3 गुना 3। 16 को 4 गुना 4 लिखेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों जगह हो, कोई ऐसी संख्या है जो दोनों जगह नहीं। जब दोनों जगह कोई नहीं है तो एक तो होता है ना, दोनों जगह कुछ नहीं है तो यहाँ भी अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं, यहाँ भी कोई फर्क नहीं, तो एक सब जगह कॉमन होता है। तो इन दोनों संख्याओं में से कॉमन क्या आएगा, 1, तो वही क्या कहलाता है, सहअभाज्य। वैसी दो संख्याओं का जोड़ा, वैसा जोड़ा जिसमें से कॉमन केवल क्या है, 1। वैसी दो संख्या जिसमें से कॉमन केवल क्या है, 1। 1 के अलावा अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन आ गया तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 और 4 इसका फैक्टर करोगे तो 3 गुना 1, 4 गुना 1, बताइए दोनों में से कॉमन क्या आएगा, केवल 1। तो ये दोनों कैसी संख्या है, सहअभाज्य। अगर 1 के अलावा, अब मैं पूछता हूँ कि 9 और 12, बताइए क्या ये सहअभाज्य है। 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 और इसको तोड़ेंगे 4 गुना 3, दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3। दोनों में 3 कॉमन आ गया, लेकिन 1 के अलावा अगर कुछ भी कॉमन आ जाता है तो वो सहअभाज्य नहीं होता है। यहाँ 3 कॉमन आ गया तो क्या सहअभाज्य है, नहीं। तो क्लियर है सहअभाज्य क्या होता है, क्या आना चाहिए, कॉमन 1। यहाँ पे आप लिखिएगा अपने कॉपी में कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो सहअभाज्य में से कॉमन क्या आता है, 1 आता है। इतना टाइम इसलिए दिया गया, आगे से आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, बिल्कुल 0 से आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। अब एक बात बताइए, आप सबसे पहले Q को इधर गुना कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा √2Q और बराबर में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। √2Q बराबर में क्या आएगा, P आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका वर्ग करना है। क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर।
वर्ग करेंगे तो इधर जब वर्ग करेंगे तो √2 हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर करेंगे, सॉरी यहाँ पे q है, √2q का स्क्वायर और इधर p का स्क्वायर। √2q का स्क्वायर, देखिए रूट है, √2q का मतलब क्या हुआ, √2 गुना q हुआ, इसका क्या किया गया है स्क्वायर, मतलब एक बार √2 का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर। अब देखिए √2 का स्क्वायर का मतलब है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, और जब किसी भी रूट वाले संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे √2 गुना √2 क्या आता है 2, √a गुना √a क्या आएगा, a आएगा। जब रूट में सेम संख्या हो 2 बार गुना करेंगे तो केवल रूट हट जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे √2q का स्क्वायर का मतलब है √2 का 2 बार गुना होगा तो पहले तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, q है, q का स्क्वायर होगा तो q स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो q स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर बटा क्या होगा 2, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर कितना 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। समझ गए, 2 को इधर भेज दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब एक बात बताइए, हमने इधर क्या बताया, जो ये परिमेय संख्या होता है p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, मतलब माइनस पॉइंट में तो नहीं होता है। अगर कोई संख्या ये पॉइंट में है तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो एक बात बताइए कि p और q परिमेय संख्या में ये p और q दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है कहने का मतलब है, तो q पूर्णांक होता है ना, q पूर्णांक होता है तो पूर्णांक का स्क्वायर क्या आता है, पूर्णांक ही आता है। किसी भी पूर्णांक का वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो p और q पूर्णांक है। परिमेय संख्या का परिभाषा में बताया जाता है कि p और q क्या होता है, पूर्णांक। तो q जब पूर्णांक होता है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर p स्क्वायर में 2 से भाग देंगे तो पूर्णांक मिलेगा। अगर q पूर्णांक है तो q का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक। तो p स्क्वायर बटा 2 क्या है, पूर्णांक। p स्क्वायर बटा 2 पूर्णांक कब आएगा, कि अगर ये p स्क्वायर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये p स्क्वायर पूर्णांक कब बनेगा, जब 2 से पूरा पूरा कटेगा तबे ना। यही चीज समझने वाला है कि यदि p और q क्या होता है, पूर्णांक। q पूर्णांक होता है तो q का वर्ग भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे q का वर्ग किए तो हमको पूर्णांक मिलेगा। और ये पूर्णांक कब होगा, जब यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये 2 से पूरा पूरा कटेगा। 2 से पूरा नहीं कटता है तो पूर्णांक नहीं आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि p स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है। p स्क्वायर बटा 2 क्या है, एक, p स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है। अब देखिए p स्क्वायर बटा 2 पूर्णांक है, इसका मतलब p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तभी ना ये पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर 2 से क्या है, p स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, p स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है। कब होगा p स्क्वायर बटा 2 पूर्णांक, जब ये 2 p स्क्वायर को पूरा पूरा काट देगा। अब बताइए कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, लिख सकते हैं। अब बताइए, पीछे हमने पढ़ा कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। वही ना पढ़ में हम लोग पढ़े कि अगर a स्क्वायर p से विभाज्य होता है तो a किससे विभाजित होता है, p से। तो किसी संख्या का वर्ग अगर इससे विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी इससे विभाजित होगा। मतलब p स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। पीछे हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे p भी 2 से विभाज्य है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य है। अब आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं इधर, तो एक बात बताइएगा कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। अगर p 2 से विभाज्य है, p 2 से विभाज्य है, इसका मतलब p में 2 से भाग देंगे तो हमको एक पूर्णांक प्राप्त होगा। अगर p में हम 2 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक। हमने क्या लिखा, p 2 से विभाज्य है,
मतलब P में 2 से भाग देंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा। तो हमने लिखा कि P/2 भाग देते हैं तो हमको K या M मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे K1, इसको लिख देंगे पूर्णांक, मतलब यही हमको पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, P में 2 से भाग देंगे तो K1 पूर्णांक मिलता है। अब देखिए आगे हम यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ पे इधर गुना कर दे, अगर हम इधर गुना कर दे तो P बराबर क्या हो जाएगा 2K, P बराबर 2K1 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर कितना, समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 माने ये 2 हो गया। अब देखिए ये जो P का मान आया है इसको उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 ये वाला है, इसको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं Q² P²/2। P का मान क्या है 2K1, तो यहाँ पे रखिए Q² बराबर 2K1 का क्या चीज़ स्क्वायर और बटा में क्या चीज़ 2। ठीक है, अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, Q² बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और K1 का जब स्क्वायर होगा तो K1² बटा में क्या है 2। ठीक है, अब 2 से 4 कटेगा, 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, यहाँ पे काट दिए। तो Q² बराबर क्या मिला, Q² बराबर 2K1², इतना मिलेगा। Q² बराबर 2K1² मिलेगा। अब देखिए अगर इस 2 को यहाँ पे हम भेजते हैं तो क्या प्राप्त होगा, Q²/2 बराबर K1 का स्क्वायर, इतना प्राप्त होगा। अब देखिए अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे K1 क्या है हमारा पूर्णांक, यहाँ पे K1 को क्या माना था पूर्णांक। तो यहाँ पे जब K1 पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी पूर्णांक ही मिलेगा। तो K1 का स्क्वायर इतना मिल रहा है, तो K1 पूर्णांक है, वर्ग करने पर इतना आ रहा है, मतलब ये भी क्या होगा पूर्णांक होगा। पूर्णांक का वर्ग क्या प्राप्त होता है पूर्णांक। तो K1 पूर्णांक है तो K1 का वर्ग करेंगे तो ये पूर्णांक मिलेगा, मतलब Q²/2 क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इधर देखिए इधर दिख रहा है, इधर लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा ये होने वाला है कि यहाँ से हम लिखेंगे कि Q²/2, Q²/2 एक क्या है, एक Q²/2 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, Q²/2 एक पूर्णांक है। तो Q²/2 एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे पूर्णांक कब होगा, जब ये Q² 2 से पूरा कट जाएगा, Q² 2 से पूरा कटेगा तभी ना पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि Q² 2 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, यदि Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा, पर में 1.3 में हम लोग पढ़े थे। अब देखिए यहाँ से अगर Q 2 से विभाज्य होगा तो हम Q/2, जब Q को 2 से भाग देंगे तो विभाज्य हो जाएगा। 2 से भाग देने के बाद एक पूर्णांक हमको मिलेगा, उसको मानते हैं K। यहाँ पर हमने जब P को 2 से भाग दिया तो Q1 पूर्णांक मिला, यहाँ Q को 2 से भाग देंगे तो K2 पूर्णांक मिलेगा, इसको मान लेते हैं पूर्णांक, K2 पूर्णांक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर मिलेगा 2K2, इसको मान लेंगे समीकरण 4, हमारा हो गया सिद्ध जो करना था। अब देखिए समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 4 को देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखना है समीकरण 2, समीकरण 2 तथा 4 से क्या है, 2 तथा 4 से समीकरण 2 क्या है ये देखिए। तो समीकरण 2 हमारा ये रहा, P बराबर 2K1, ये हमारा समीकरण 2 है। और
समीकरण 4 है Q बराबर 2K2, यह हमारा समीकरण 4 है। हमने इसको इसलिए लिखा, अब आप देखिए कि P और Q दोनों को देखिए, P बराबर 2K1 और Q बराबर 2K2, इन दोनों में कॉमन क्या है? P और Q दोनों में कॉमन क्या है? P बराबर 2K1 और Q बराबर 2K2, दोनों में कॉमन क्या है? दो कॉमन है। P और Q दोनों में क्या कॉमन है? दो कॉमन है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर दो कॉमन आ गया तो क्या P और Q सहअभाज्य हुआ? सहअभाज्य होने के लिए कितना कॉमन चाहिए था? ए, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है, समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि दो P एवं Q, दो जो है वो P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों को क्या है? यहाँ पे देखिए, ये जो है दोनों में कॉमन है, तो हमने लिखा कि समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि दो जो है P एवं Q दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब दो जो है P में भी कॉमन है और Q में भी कॉमन है। अब देखिए, लेकिन जबकि हमने माना था कि P तथा Q दोनों क्या है? सहअभाज्य है। P तथा, हमने क्या माना था कि P तथा Q क्या है? दोनों सहअभाज्य है। ठीक है। अतः हमारा कथन असत्य है। ठीक है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ये प्रोसेस है। अगर इतना प्रोसेस आप एग्जाम में करते हैं, अगर इतना प्रोसेस आप एग्जाम में अपने करके आते हैं, तो कोई भी एग्जामिनर होगा, कैसा भी एग्जामिनर होगा, एक नंबर भी आपका नहीं काटेगा तो नहीं काटेगा, लेकिन इतना लिखना है। ठीक है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो अगर √2 को परिमेय माने तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P तथा Q क्या होता है? सहअभाज्य संख्या है, और P और Q पूर्णांक भी होता है। ठीक है। आप किसी भी दो पूर्णांक को लिखिए जो सहअभाज्य होगा, उन दोनों का HCF क्या आना चाहिए? 1। वैसे दो पूर्णांक जिनका HCF 1 है वही क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य। हमने क्या किया? √2 को गुना किया, इतना आया, फिर वर्ग किए तो ये मिला, 2 को यहाँ भेजिए, समीकरण 1 मिला। अगर P तथा Q पूर्णांक होता है तो पूर्णांक के स्क्वायर पूर्णांक मिलेगा, तो Q स्क्वायर का वर्ग इतना मिल रहा है, P स्क्वायर बटा 2। तो ये पूर्णांक कब होगा? जब ये P स्क्वायर 2 से पूरा कटेगा तो ये पूर्णांक होगा। तो हमने लिखा कि P स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, इसलिए कब है? P स्क्वायर बटा 2 पूर्णांक है, तो P स्क्वायर 2 से क्या है? विभाज्य है, तभी ना पूर्णांक बनेगा। तो P भी 2 से विभाज्य है, पर में पीछे हम लोगों ने पढ़ा। फिर P बटा 2 बराबर K1 एक पूर्णांक है। जब P जो है 2 से विभाज्य है तो P बटा 2 जो है एक पूर्णांक देगा, उसको हम K1 मान लिए, आप M मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ से इधर गुना हुआ तो 2K1 समीकरण 2। P का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमको यहाँ पे कटने के बाद इतना मिलता है। अब यहाँ पे हमने K को तो पूर्णांक माना था, तो पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक मिलेगा। तो ये पूर्णांक कब होगा? जब Q स्क्वायर को 2 पूरा काटेगा तभी ना ये पूर्णांक मिलेगा। तो हमने लिखा कि Q स्क्वायर बटा 2 एक पूर्णांक है, तो Q स्क्वायर 2 से क्या है? विभाज्य है। यदि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। फिर देखिए, Q 2 से विभाज्य है, तो अगर Q को 2 से भाग देंगे तो एक पूर्णांक मिलना चाहिए, तो हम इसको मान लिए K2 एक पूर्णांक है। अब देखिए, इसको इधर गुना करें तो Q बराबर 2K2। समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से 2 ये है, 4 ये है,
ये p का मान है, ये q का मान है। p तथा q दोनों में कॉमन आ गया 2, लेकिन सअभाज्य में, सअभाज्य संख्या में उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए? सअभाज्य में उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? कॉमन 2। होना क्या चाहिए था? 1। अगर 2 कॉमन आ गया तो ये हमारे कथन का विरोध कर दिया, मतलब ये परिमेय का विरोध कर दिया। तो जैसे ही परिमेय का विरोध कर दिया तो ये क्या बन गया? अपरिमेय। इतना टाइम दिया गया। अगले जब हम रूट 3 बताएंगे तो इतना टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसको इसलिए इतना टाइम दिया गया क्योंकि आपके एग्जाम में अवश्य ही आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी देखिए कि क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको हम देंगे बनाने के लिए। यहाँ से एक प्रश्न कंफर्म है, आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है? हल। सबसे पहले हमको मानना होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी यहाँ पे अपरिमेय सिद्ध करना है तो मानना है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब रूट 3 बराबर p बटा q और q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है, तथा यहाँ पे लिखते हैं कि p तथा q क्या होता है? कैसी संख्या होती है? सअभाज्य संख्या। p तथा q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में हमने समझा दिया। सअभाज्य का मतलब क्या होता है? कॉमन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इधर गुना करेंगे q को तो रूट 3 q बराबर क्या हो जाएगा? p। अब क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर रूट 3 q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। और बराबर में इधर हो जाएगा p स्क्वायर। अब 3 यहाँ पे आएगा तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 3। अब देखिए यहाँ पर q पूर्णांक है तो ये भी क्या होगा? स्क्वायर करने पे पूर्णांक मिलेगा। मतलब p स्क्वायर बटा 3, p स्क्वायर बटा 3 एक क्या है? पूर्णांक है। ये सारी चीज़ें पीछे बता दिया हूँ मैं पिछले प्रश्न में। p स्क्वायर बटा 3 पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो लिखेंगे कि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है। p स्क्वायर 3 से क्या है? विभाज्य है। यदि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। प्रमेय 1.3 आपको हम बताए हैं पीछे अभी। p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य है। अब देखिए यदि p 3 से विभाज्य है, यदि p 3 से विभाज्य है तो p को जब हम 3 से भाग देंगे तो इधर हमको कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा। p 3 से विभाज्य है, p को 3 से भाग देने पे पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये जो है इसको पूर्णांक मानते हैं। आप m अब की बार m लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर m1 ले लिए। ठीक है, पूर्णांक है। अब आप इसको इधर भेजिए, गुना करना है। अभी आपने पीछे सीखा है क्या करना है? गुना। गुना कीजिएगा तो p बराबर मिलेगा 3m1 मिलेगा। अब सबसे पहले p बराबर 3m1 मिलेगा, ये हम समीकरण 1 मानते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेना है। ये जो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 3 है, इसको समीकरण 1 मानना है। और इसको आपको मानना है समीकरण कितना? यहाँ से अभी समीकरण नहीं मानना है। 3 को जब आप इधर भेजेंगे यहाँ पे p बटा 3 3m1 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना? 2। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब p का मान कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 1 में। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है?
क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3। पी का मान रख दीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर 3m1, इसका क्या करना है स्क्वायर, बटा में 3। तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, m1 स्क्वायर बटा में 3। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3m1 स्क्वायर। 3 को इधर भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर बटा 3 बराबर m1 स्क्वायर। अब देखिए m1 हमारा क्या था, पूर्णांक था, तो m1 का वर्ग भी क्या मिलेगा, पूर्णांक। और ये पूर्णांक कब होगा, जब ये क्यू स्क्वायर 3 से पूरा पूरा कटेगा। क्यू स्क्वायर 3 से पूरा पूरा कटेगा तभी ना दशमलव में नहीं आएगा। दशमलव में नहीं आ रहा है, इसका मतलब पूर्णांक है। के को हमने m को हमने पूर्णांक माना, तो m1 का वर्ग भी क्या मिलेगा, पूर्णांक। m1 का वर्ग ये मिल रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, क्यू स्क्वायर बटा 3 पूर्णांक है। क्यू स्क्वायर बटा 3 पूर्णांक कब होगा, जब क्यू स्क्वायर को 3 पूरा पूरा काट देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर बटा 3 एक क्या है, पूर्णांक है। क्यू स्क्वायर बटा 3 एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्यू 3 से आगे लिखते हैं, इधर क्यू स्क्वायर बटा 3 पूर्णांक है, तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्यू 3 से विभाज्य होगा, तो क्यू में अगर आप 3 से भाग दीजिएगा तो हमको पूर्णांक मिलेगा। यहाँ पे क्यू 3 से विभाज्य है, तो क्यू में 3 से भाग देंगे तो हमको एक पूर्णांक मिलेगा। इसको हम मान लेते हैं m2। ये क्या है, हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक मिलेगा। अब क्या करना है, ये पूर्णांक मिलेगा तो क्यू को उधर गुना कीजिए, तो क्यू बराबर 3m2। यहाँ समीकरण 1 था, हमने इसको समीकरण 2 माना, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 हमारा कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, अब देखिए ये होता है समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है P बराबर 3m1, समीकरण 2 है Q बराबर 3m। समीकरण 2 है 4 है। अब बताइए कि P और Q दोनों में कॉमन क्या है, 3। P में भी 3 है, Q में भी 3 है। अगर P और Q सहअभाज्य संख्या है तो कॉमन एक आना चाहिए। अगर एक के अलावा कुछ भी आ गया तो वो सहअभाज्य नहीं है। और यहाँ P और Q में से क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो क्या P और Q सहअभाज्य होगा, अब P या Q सहअभाज्य नहीं है तो ये परिमेय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण यहाँ पे 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। अतः लेकिन यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, लेकिन P तथा Q को हमने सहअभाज्य संख्या माना है। अतः
हमने पी तथा क्यू को क्या माना है, सहअभाज्य, लेकिन ये सहअभाज्य आया क्या, नहीं। सहअभाज्य कब होता है, जब दोनों में से क्या कॉमन आता, एक, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारा जो कथन है वो क्या है, असत्य है, असत्य है, इसलिए √3 एक क्या है, अपरिमेय, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हो गया। देखिए सिद्ध करने के और भी तरीके हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो एग्जामिनर कैसा भी होगा आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, 1 नंबर भी आपको नहीं कटेगा यहाँ से। लेकिन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सही तरीके से लिखते हैं तो भी आपको फुल में फुल नंबर आएगा। तो देखिए अभी हमने √2 को सिद्ध किया, फिर 3 को सिद्ध किया। आशा करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। साथियों विश्वास मानिए, एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार का है, सेम टाइप का है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने √2 करा दिया, √3 करा दिया, उसको पहले आप बार बार बनाएंगे, फिर 5 को बनाएंगे, फिर 7 को बनाएंगे, बस इतना कर लेते हैं। तो ऐसा जो क्वेश्चन आता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा आप अवश्य बनाएंगे। जैसे आपको बनवाया गया है वैसे ही बार बार बनाने की कोशिश कीजिए, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। साथियों बिना मेहनत किए आप एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है, मेहनत आपको करना ही होगा। यहाँ से बताया जाएगा आपको कि जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। साथियों करना आप ही को पड़ेगा, आप ही को चलना पड़ेगा अपने मंजिल को पाने के लिए। यहाँ से सिर्फ बताया जाएगा कि रास्ता ये है, रास्ता दिखाया जाएगा, बाकी रास्ते पे चलना किसको होगा, आप ही को होगा। यकीन मानिए दोस्त कि आपके मम्मी पापा बहुत आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा लड़का, मेरा लड़की, मेरे भाई बहन बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, क्या आप उनका सिर झुका सकते हैं या उनका सिर हमेशा ऊपर रखेंगे, ये आप ही के हाथों में है। तो इसके लिए आपको बस 4 महीना है साथियों, जी जान लगा दीजिए, बाकी हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। साथियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना आंसर, आप अपने बात को कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। आपके तैयारी में आपको क्या परेशानी आ रही है आप हमें अवश्य बताएं। किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको परेशानी आ रही है आप हमें डायरेक्ट बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए हर वो कार्य किया जाएगा जिससे कि आप अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर ला सके। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आपको क्लास कैसा लगा आप भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।